नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों, मैं प्रवक्ता अनुराग कुमार नरवरिया आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा ललितपुर से। हम ई लर्निंग के अंतर्गत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम DLED के चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की रचना के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी या इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं कि अनिवार्य संस्कृत की संरचना कैसे हुई। तो जैसे कि अनिवार्य संस्कृत लिखा हुआ है, अर्थात संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत है वो हिंदी के अंतर्गत हम इसको अपने सिलेबस में पढ़ेंगे इसको। तो इसमें हमें अनिवार्य संस्कृत की संरचना हमें सर्वप्रथम देखना है। तो संस्कृत कहाँ से आई? तो संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्रोत है। अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जब भारत की संस्कृति चल रही थी, जब स्टार्ट हुई थी, उस समय संस्कृत भाषा ही हमारी प्राचीनतम भाषा थी। अर्थात जैसा कि हम आज के युग में देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सन 2020 या इससे पहले 1900 से भी चली आ रही है या इससे पहले से भी चली आ रही है, शताब्दियों से पहले। तो एक नई भाषा जुड़ के आई है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी। तो इससे पहले भी जो हमारे पूर्वज भाषा का इस्तेमाल करते थे या लिखने या पढ़ने में भाषा का प्रयोग करते थे, उस समय संस्कृत ही हमारी प्राचीनतम भाषा थी। जैसे कि हमारे वेद हैं संस्कृत में हैं, रामायण है संस्कृत में लिखी हुई है। अर्थात हमारी प्राचीनतम भाषा हम संस्कृत ही कह सकते हैं और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान भी है और इसका स्रोत भी है। इसका साहित्य है जो संस्कृत का, वो विस्तृत और समृद्ध भी है। मतलब विस्तृत का मतलब है बहुत बड़ा है, ठीक है। भारतीय इतिहास के अनुसार जगत के आदिकर्ता ब्रह्मा के मुख से वेदमयी भाषा जो संस्कृत है वो वाणी के रूप में निस्सृत हुई है या निकली हुई है। मतलब हमने सुना है या हमारा भारतीय इतिहास में कहा गया है कि जो जगत ब्रह्मा है, हमारे जगत आदिकर्ता जो ब्रह्मा है, उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो संस्कृत भाषा का निकला था। उस समय से हम इसे वेद उनके मुंह से निकली हुई वाणी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो जब संसार के जैसे अन्य देश हैं, इसमें लिखा है, जैसे कि हमने लिखा है, संसार के अन्य देशों में व्यक्ति जिस समय सांकेतिक भाषा से काम चला रहे थे, उस समय भारत में संस्कृत भाषा द्वारा ब्रह्म ज्ञान का प्रसार किया जा रहा था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब अन्य देश या दूसरे देश बोलचाल के लिए सांकेतिक भाषा से काम चला रहे थे, मतलब संकेतों के द्वारा भाषा प्रारंभ कर रहे थे, उस समय हम उनसे काफ़ी आगे थे। यानी उस समय हम भारत में संस्कृत भाषा का ब्रह्म ज्ञान का प्रसार करा रहे थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ गुरुकुल खुले हुए थे और संस्कृत भाषा सीखने के लिए जो अभ्यर्थी होते थे वो गुरुकुलों में जाते थे या आश्रमों में जाते थे और वहाँ पर जो ऋषि हुआ करते थे, आश्रमों में ऋषि पढ़ाते थे जो, या वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो वहाँ वहाँ पर संस्कृत का प्रचार प्रसार चल रहा था। और दूसरे देश अगर अपनी बोलचाल कर रहे थे तो वो संकेतों के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा या कोई वस्तु चित्रात्मक तरीके से अपनी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे संस्कृत का, ठीक है। उस समय संस्कृत जो भाषा है वो संसार की सर्वप्रथम व्यवहारिक तथा समृद्ध भाषा थी। मतलब उस समय जब संस्कृत भाषा जो आई सर्वप्रथम, तो वो व्यवहारिक और समृद्ध भाषा थी। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, मतलब हर भाषा अपने अकॉर्डिंग एक संरचना होती है जो अन्य किसी भाषा से भिन्न होती है। मतलब कोई भी भाषा एक दूसरे से मेल नहीं करती। जैसे संस्कृत है, अंग्रेजी है, अरबी है, उर्दू है, तो ये आपस में मेल नहीं करती और हर संस्कृत भिन्न होती है। लेकिन संस्कृत से एक और नई भाषा का भी विकास हुआ, जैसे हिंदी,
जैसे हिंदी है वो संस्कृत से बनी हुई भाषा, यानी संस्कृत और हिंदी आपस में मेल खाती हैं, या दोनों जुड़वा बहनें, जुड़वा नहीं मतलब दोनों आपस में बहनें हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से शब्द संस्कृत से मिलते हैं और वही शब्द हिंदी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे वह आधुनिक भारतीय भाषा हो अथवा विदेशी भाषा हो, संस्कृत भाषा की अपनी अलग संरचना है। मतलब चाहे वो भारतीय भाषा हो अथवा विदेशी भाषा हो, सबकी अलग अलग संरचना होती है। इसी तरह संस्कृत भाषा की उसकी स्वयं की एक अपनी संरचना है, जो देश विदेश की अन्य भाषाओं की संरचनाओं से सर्वथा भिन्न है। मतलब जो संस्कृत है उसकी जो अपनी संरचना है वो देश की, विदेश की और अन्य भाषाओं की संरचनाओं से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी संस्कृत का हम एक शब्द बोलेंगे तो हिंदी के उसके 10 मतलब हम 10 एक शब्द से 10 वाक्य बना सकते हैं, अर्थात एक वर्ड में बहुत कुछ कह सकते हैं हम संस्कृत में, यानी उसके अर्थ बहुत कुछ निकलेगा। इसलिए वह अपनी संरचनाओं से सबसे अलग है, भिन्न है। ठीक है, संस्कृत भाषा की संरचना की विशेषताओं का वर्णन हम कई बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। हम उसे भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम अन्य बिंदु हम संस्कृत भाषा के समझ सकते हैं। तो अनिवार्य संस्कृत की हम संरचना के बारे में सर्वप्रथम आप देखेंगे, संस्कृत की एक संयोगात्मक भाषा है। मतलब जो संस्कृत है वो एक संयोगात्मक भाषा है। संयोग का तात्पर्य मिली होने की स्थिति से, मतलब जैसे कि हम कहीं गए और संयोग से कोई चीज़ हमें मिल गई या कोई वस्तु प्राप्त हो गई, इसी प्रकार हमारी संस्कृत है कि संयोगात्मक भाषा, यानी संयोग से अगर हमें कोई शब्द मिला तो उसको हमने ग्रहण कर लिया। संस्कृत भी ऐसी ही है कि हमें संयोग से कोई वस्तु या कोई शब्द मिला और उसको संस्कृत भाषा में हमने उसको समाहित कर लिया। जैसे कि संस्कृत भाषा में शब्द रूप, धातु रूप के साथ साथ प्रत्यय भी जुड़े होते हैं। यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें शब्द रूप भी होते हैं और कुछ धातु रूप भी जुड़े होते हैं, और संस्कृत में शब्दों के अलावा या धातु रूपों के अलावा प्रत्यय भी जुड़े होते हैं। यानी जैसे कि एक शब्द है राम गच्छति, तो अब इसको हम देखते हैं, सर्वप्रथम इसको समझते हैं। रामः गच्छति लिखा है, रामः गच्छति, यानी इस वाक्य में जो रामा है वो कर्ता है और गच्छति क्रिया है। यानी दोनों जुड़े तो हैं लेकिन किसके साथ जुड़े हैं? प्रत्यय के साथ। यानी हम इसको कह देंगे रामा गच्छति प्रत्यय है हमारा। क्यों? क्योंकि रामा गच्छति यानी राम अगर नहीं लगाएं तो गच्छति का कोई अर्थ नहीं निकलता है, और अगर गच्छति लगाएंगे और राम छुपा लेंगे तो राम का गच्छति का कोई अर्थ नहीं है। यानी जब दोनों शब्द एक साथ होंगे यानी प्रत्यय के रूप में जुड़े होंगे तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा रामा गच्छति। ठीक है, दोनों एक साथ प्रत्यय से जुड़े हुए हैं। अब जैसा कि हमने संस्कृत भाषा का बताया है कि जो संयोगात्मक भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्द रूप भी जुड़े हैं। तो शब्द रूप क्या होते हैं इनको भी समझते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों का विभाजन निम्नलिखित शीर्षकों से किया जा सकता है, जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, शब्दयोगी शब्द, अव्यय, अभ्यान्वी अव्यय और उद्गोर बोधक अव्यय। मतलब जो शब्द रूप हैं वो संज्ञा के रूप में भी मिलेंगे, हमें शब्द सर्वनाम के रूप में भी मिलेंगे, विशेषण के रूप में भी मिलेंगे और क्रिया के रूप में भी मिलेंगे, और क्रिया विशेषण के रूप में और शब्दयोगी आदि शब्दों के साथ हमें ये मिलती रहेंगी। अब जैसे जो संज्ञा शब्द है वो किसके लिए जो बोला जाता है, तो हमने शुरू से हम समझते आए हैं कि संज्ञा क्या कहलाती है। तो कई लोग बोलते हैं किसी वस्तु का नाम, जाति या व्यक्ति या पहाड़ या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी संस्कृत में कोई भी, जैसे हम इसमें कहें रामा गच्छति, यानी राम क्या है इसमें, तो संज्ञा, और जाना गच्छति क्या हुआ इसमें, क्रिया। यानी शब्द रूप में संज्ञा के साथ साथ क्रिया शब्द भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम की हमने अधिकतर परिभाषा सुनी है, जो शब्द संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें एक संयोग बैठता है। ठीक है, यानी हम ऐसी नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है।
उसको हमेशा कहीं ना कहीं से जो भी प्राप्त हुआ है उसको ग्रहण हमने किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे उसको, हम अगले वीडियो में देखेंगे उसको। ठीक है, संस्कृत